Are you preparing for UGC NET or any other PSU exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. Hello team, welcome back to Tutelage Academy, and today we are going to discuss previous year question paper of Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited. This is the question paper for the year 2020 और इसका पार्ट 1 वी हैव ऑलरेडी सॉल्व. पार्ट 1 आपको मिल जाएगा. पार्ट 2 है जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 जो लास्ट क्वेश्चन है 96, 51 to 96 हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में. पार्ट 1 में हमने 1 to 50 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. So starting today from question number 51, which of the following is an OD intervention? OD intervention means organization development intervention. Intervention क्या होता है? Intervention means any process which is intervening. That means which is challenging the status quo. Which is challenging the status quo and improving it for the good. ओके, तो कोई ऐसी प्रोसेस जो आपके एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में, सेल्स, मार्केटिंग या चाहे कहीं पे भी वो आती है और जो भी एग्जिस्टिंंग प्रोसेसेस है उसको उसमें एक ड्रामेटिक एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट लाती है. दैट इज व्हाट इज एन ओडी इंटरवेंशन. तो ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, ग्रुप लर्निंग बिल्कुल नहीं है. फोर्स फील्ड एनालिसिस की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं. और फोर्स फील्ड एनालिसिस क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कैसे इंट्रोड्यूस करना है उसका होता है ये फोर्स फील्ड एनालिसिस. करेक्ट, जिसमें कि 3 स्टेजेस होते हैं: अनफ्रीजिंग, फ्रीजिंग एंड देन रीफ्रीजिंग. Unfreezing, changing and then refreezing. Okay, yes, we have already studied it as well. And next question is payment of gratuity act came into existence in. Payment of gratuity act existence में कब आई है? Yes, तो ये जो notification है payment of gratuity act का, ये 1972 में आया था, particularly 16 September 1972 में this act came into existence. Okay, next question number 53. Dash values are those that state the end goals. Very very good question, and in fact this is one of our classroom questions, है ना. तो देखिए दो तरह के वैल्यूज होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज एंड टर्मिनल वैल्यूज. तो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज इज शोज द प्रोसेस, राइट. दैट इज वो वैल्यूज जिसके थ्रू हम अपने लाइफ का एंड गोल्स को अचीव करना चाहते हैं. करेक्ट, जैसे कि इफ यू वांट टू अचीव सक्सेस, तो टर्मिनल वैल्यूज वो होते हैं जो आप अल्टीमेटली लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज वो होते हैं जो टर्मिनल वैल्यूज को हासिल करने के लिए आप जो वैल्यूज अडॉप्ट करते हैं डेली लाइफ में, वो होते हैं इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज. जैसे कि फॉर सक्सेस यू आर वर्किंग हार्ड, है ना, और you are having patience, you are practicing patience, right? So these are what? These are instrumental values. You are being polite, you are being obedient, because ultimately what you want success, you want peace of mind, and you want peace of mind, you want or we may hope for national security, वे में होप फॉर नेशनल सिक्योरिटी. तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो होती हैं हमारी टर्मिनल वैल्यूज. फैमिली सिक्योरिटी, ये सारी टर्मिनल वैल्यूज. एंड टू अचीव दिस व्हाट वी प्रैक्टिस, व्हाट वी डू ऑन अ डेली बेसिस, वी आर सेल्फ कंट्रोल्ड, वी आर पोलाइट, वी आर पेशेंस, वी आर हार्ड वर्किंग. ऑल दीज आर इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज विच स्टेट द एंड गोल्स हमारे टर्मिनल वैल्यूज हो जाएंगे. ये दोनों ही आप याद रखेंगे. दैट इज आल्सो कॉल्ड एज टी ग्रुप ट्रेनिंग. तो टी ग्रुप ट्रेनिंग हम किसे कहते हैं? सेंसिटिविटी ट्रेनिंग को कहते हैं. लेबोरेटरी ट्रेनिंग को भी टी ग्रुप ट्रेनिंग बोला जाता है. इसका एक और नाम क्या है? एनकाउंटर ग्रुप ट्रेनिंग भी हमारी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ही है, जिसमें कि हम अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम डिफरेंट एज एंड डिफरेंट बैकग्राउंड उनको टीम में, ग्रुप में काम करना सिखाते हैं इस तरीके से जैसे कि वो सारे मेंबर्स की फीलिंग्स, इमोशंस को, अफेक्शंस को काउंट करें और साथ ही साथ जो अपना इमोशंस है वो भी, तो उन सबको मैनेज करते हुए चले, डिस्कस करते हुए चले. तो टीम वर्क को कैसे हम इफेक्टिव बना सकते हैं, सारे लोगों को बाकी लोगों के इमोशंस के लिए भी कैसे सेंसिटाइज कर सकते हैं, दैट वी डू इन सेंसिटिविटी ट्रेनिंग. इट्स अ काइंड ऑफ ह्यूमन रिलेशन ट्रेनिंग. करेक्ट, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55. द टर्म सबैटिकल इज कनेक्टेड विद. तो सबैटिकल क्या होता है? सबैटिकल एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ वर्क होता है अवे फ्रॉम वर्क, है ना. एक्सटेंडेड पेड लीव होता है. सबैटिकल इज ऑलवेज अ पेड लीव एंड दैट इज
कोई भी पेड लीव विच यू टेक अवे फ्रॉम योर वर्क, और इस समय देखिए 100% पेड कहीं होता है कहीं नहीं होता है, बट अगर डेफिनेशन में देखेंगे देन इट इज पेड लीव, ओके। और इस समय एम्प्लॉयज को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो ट्रैवल करे, दे कैन स्टडी आउटसाइड ऑफ देयर रेगुलर जॉब रोल्स टू एडवांस देयर करियर्स, तो लाइक दैट हैपेंस इन सैबैटिकल। ये सारे ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, डैश एरर अकर्स व्हेन रेटर्स असाइन हाई रेटिंग टू मोस्ट और ऑल एम्प्लॉयज। वेरी इजी क्वेश्चन है ना। तो सारे तरह के एरर्स हमने ऑलरेडी हमारे क्लासरूम्स में डिस्कस होते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी एरर, अब कोई ऐसा प्रोफेसर है जो कि हर किसी को ऑन एन एवरेज रेटिंग देने की कोशिश करता है। एट्रीब्यूशन एरर जब हम कोई पर्टिकुलर कॉज को लेकर के पर्टिकुलर कॉज एट्रीब्यूट कर देते हैं किसी भी पर्सन के फेलियर या सक्सेस के लिए, और अब सारी वैल्यूज को नहीं देखते, आई मीन सारे क्राइटेरिया को नहीं देखते, एक क्राइटेरिया जो हमें मेजर अफेक्ट किया उसे हम एट्रीब्यूट कर देते हैं पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के लिए। सीवियरिटी एरर, जब हम या तो बहुत ज्यादा स्कोर कर देते हैं या तो बहुत कम स्कोर देते हैं। लीनियंसी एरर, जब हम बहुत ज्यादा सीवियरिटी एरर इज एक्सट्रीम एरर, है ना। एक्सट्रीम एंड्स पे आप एक्सट्रीम एंड पे आप रेट करते हो। लीनियंसी एरर, कि समटाइम्स आपने ऐसा देखा होगा कि हो सकता है कि आपके स्कूल में कोई टीचर होंगे कुछ सालों पहले जो काफी लीनियंट हुए होंगे, और वो सबको इन जनरल वो ज्यादा मार्क्स ही देते थे टुवर्ड्स others. So this is what is leniency error. Next question number 57, dash is widely used in crafts and trades. तो क्राफ्ट और ट्रेड में क्या काम आता है? ट्रेनिंग अगर वर्ड आता है इट इज एनी फॉर एनी पर्टिकुलर स्किल डेवलपमेंट। वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या होती है? ये एक तरह की सिमुलेशन ट्रेनिंग होती है जिसमें कि एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट का एक सिमुलेशन दिया जाता है जिसमें आपको काम करना सिखाया जाता है ना। जैसे कि अगर आप पायलट हो, आपको पायलट की ट्रेनिंग लेनी है तो जो एरोप्लेन है उसका एक डेमो होगा जिसमें काफी सारी चीजें होंगी, और जो वहां पर आप उस डेमो एरोप्लेन को आप फ्लाई करोगे और वहां से सीखोगे ना, तो वो वेस्टेबल हो जाता है। डेवलपमेंट तो नहीं होगा। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हमारी क्या होती है? अप्रेंटिसशिप हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है अकम्पनीड बाय सम स्टडी, इसमें पढ़ाई भी होती है और साथ ही साथ फैक्ट्री हो गया, क्राफ्ट हो गया, ट्रेड हो गया, उसमें ना आपको एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग और स्टडी दोनों साथ के साथ इसमें चलती रहती है ना। आपको वर्कशॉप भी दिखाएंगे, आपको ट्रेड्स के रूल्स भी बताएंगे, आपको क्राफ्ट्स भी सिखाएंगे ऑन द जॉब, साथ ही साथ जब भी रिक्वायर्ड है तो स्टडी भी होगी, क्लासरूम भी होगी। तो दैट इज व्हाट हैपेंस इन अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप कैन आल्सो इनेबल practitioner to get a license to practice in their any occupation as well. तो हमारा आंसर पॉइंट नंबर 3 होगा। कल्चरल इंटरवेंशन कंसंट्रेट। इंटरवेंशन क्या होता है हमने देखा, अगर देखिए ओडी इंटरवेंशन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट पे इंटरवीन करते हैं, एचआर इंटरवेंशन हमारे एचआर प्रोसेस में इंटरवीन करके कुछ ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट लाते हैं। कल्चरल इंटरवेंशन हमारी ट्रेडिशंस, हमारे कल्चर्स जो होंगे तो वहाँ पर इंटरवीन करेंगे, वहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट या चेंजेस या एक कुछ नया एस्पेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो दैट इज व्हाट इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, द टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल टू पुट लेस एफर्ट व्हेन वर्किंग कलेक्टिवली देन व्हेन वर्किंग इंडिविजुअली इज कॉल्ड एज। कोई क्वेश्चंस का जो फॉन्ट है वो काफी छोटा है, तो जब मैं उसे पढ़ूंगी तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको नहीं दिखा तो इट्स वेरी वेरी स्मॉल। द टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स टू पुट लेस एफर्ट when working collectively then working individually is called, ठीक है। if you are working individually you are producing 10 units in a day, but when you are working with your friend, in fact तो आप लोग दोनों फ्रेंड मिला करके 15 units a day you are producing in one day if you are working with friends, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब दो लोग साथ में काम कर रहे हैं तो जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जा रही है। दिस इज इनफैक्ट कंसीडर्ड ऑपोजिट ऑफ व्हाट? सिनर्जी। दिस इज एंटीथेसिस। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सोशल लोफिंग, तो सोशल लोफिंग इज एंटीथेसिस ऑफ synergy. So social loafing is what we unite socially that in a way that our productivity in fact reduces. Social loafing को हम लोग रिंगलमैन इफेक्ट भी कहते हैं, रिंगलमैन इफेक्ट, क्योंकि रिंगलमैन नाम के एक फिलोसोफर ने इस इफेक्ट के बारे में नोटिस किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 360 degree feedback is most helpful when it is used for
360 डिग्री फीडबैक क्या होता है कि कोई पर्सन है, उसका जो सुपीरियर है वो भी उसे रेट करेगा, उसका जो सबऑर्डिनेट है वो भी उसका रेट करेगा, उसके जो कस्टमर्स है वो भी उसे रेट करेंगे, उसके जो पीयर्स है वो भी उसे रेट करेंगे, है ना। दिस इज व्हाट इज 360 डिग्री अप्रेजल। तो डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, प्रोवाइडिंग फीडबैक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस नहीं, इसको हमें जो है ना एक होलिस्टिक है, तो इसे हम फर्दर डेवलपमेंट के लिए हम यूज करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से इसका कोई मतलब नहीं है। 360 डिग्री फीडबैक हम इसलिए लेते हैं कि अगर जो एम्प्लॉय है इसका ओवरऑल एक 100% वो कैसा है, 100% उसकी कैपेबिलिटीज इन एवरी फील्ड, हाउ ही इज इन डीलिंग विद कस्टमर, हाउ ही इज इन कंप्लीटिंग द ड्यूटीज विद सीनियर्स गिव हिम, हाउ ही ट्रीट्स हिज सबऑर्डिनेट, अपने पीयर के साथ उसका कैसा है, एक टोटल डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स उसका जानने की कोशिश करते हैं कि वो पर्सन कैसा है और फ्यूचर में उसके डेवलपमेंट के कितनी चांसेस हैं। तो ओनली डेवलपमेंट पर्पस के लिए ही इसे यूज किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस आता ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस का कोई भी रोल इसमें है ही नहीं। तो that refers to the drop in average cost per unit as output increases। तो जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज होता है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो रहा है। अब मान लीजिए आपकी एक फैक्ट्री है, आप 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसमें 100 रुपए लग रहे हैं, ठीक है। अब उसी फैक्ट्री में आप बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, है ना, क्योंकि मशीन्स आपके वही है, तो एक मशीन अगर 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है और वही मशीन अगर हमारी 1000 यूनिट प्रोड्यूस करेगी तो हमें फायदा होगा, तो हमें ज्यादा फायदा होगा। तो दैट इज व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो आपको पता ही होगा ये, जिससे कि प्रोडक्शन हम एफिशिएंट बनाते हैं, हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, वी लोवर द कॉस्ट, वी इंक्रीज द प्रोडक्शन, दैट हैपेंस बिकॉज कॉस्ट को हम स्प्रेड कर देते हैं बिटवीन अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स, तो इसलिए हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होती है, करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या नहीं समझना है तो यू कैन कमेंट द क्वेश्चन नंबर, वी विल डिस्कस फर्दर। चलिए, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। डैश इज अटेन्ड व्हेन अ फर्म जनरेट्स सुपर नॉर्मल रिटर्न्स ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट बाय ऑफरिंग सर्विसेज ऑफ वैल्यू। कुछ वैल्यूएबल सर्विस आप ऑफर कर रहे हो जिससे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, कुछ वैल्यूएबल सर्विस ऑफर कर रहे हो जिससे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा क्या, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये सारा कोई एडवांटेज ऐसा है नहीं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में क्या होता है कि आप कॉम्पिटिटिव हो, अपने कॉम्पिटिटर से आप अहेड हो, है ना। तो आप गुड्स और सर्विस जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो आपके ज्यादा वैल्यूएबल है, मतलब आपके जो राइवल्स हैं उससे ज्यादा चीप है या डिस्टिंक्टिव है या बेटर है ना। तो इससे आपको सुपर नॉर्मल रिटर्न मिल रहा है। फॉर एग्जांपल देखिए, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि एप्पल हो जाता है। तो एप्पल जो है ना वो अपने प्रोडक्ट्स को इतना ज्यादा डिफरेंट बनाता है, तो एप्पल यूजेस अ काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी टू अपील इट्स कस्टमर बेस। उसी तरह वॉलमार्ट हो जाता है। तो वॉलमार्ट का क्या है कि वॉलमार्ट हमारा हमेशा एक उसका एक रहता है कि प्राइस काफी ज्यादा कम रहता है, ऑलवेज लो प्राइस थ्रू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, है ना। वॉलमार्ट हमारा जो प्राइस को हमेशा कम रखता है थ्रू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो वहां पे भी क्या हो रहा है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, तो हमारी सर्विसेज ऑफ वैल्यू हमें मिल रहा है जिससे कि हमारा रिटर्न जो है वो काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 63। डैश इज अ मेजर फैक्टर व्हिच टेल्स अबाउट ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस। तो ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस हमारा जो सिरो मॉडल हमने देखा है ना, कॉन्टेक्स्ट इनपुट रिएक्शन आउटपुट बाय वॉर बर्ड एंड रिचम, है ना, सीरो मॉडल ऑफ ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, जीरो मॉडल ऑफ इवैल्यूएटिंग ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस। तो हमें ना इसमें हमने देखा कि हमें हमेशा आउटपुट से पता चलता है ना। अब 100 लोगों को आपने अगर ट्रेन किया, फिर नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स में उनका जो एफिशिएंसी है, उनका जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो कितना इंक्रीज हुआ, इससे हम पता करते हैं कि ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस कितना अच्छा है। तो मोर कंप्लेंट्स, अनऑर्गेनाइज्ड वर्क, डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, ये सब बिल्कुल नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा रिजल्ट्स। 64 डैश फोकसेस ऑन हाउ टू सेट गोल्स फॉर पीपल टू रीच, है ना, हाउ टू सेट गोल्स फॉर पीपल टू रीच, है ना। तो हम इसमें क्या करते हैं, गोल सेटिंग थ्योरी हमारा आंसर होगा। गोल सेटिंग थ्योरी में क्या करते हैं, गोल सेटिंग थ्योरी में व्हाट वी डू, सबसे पहले तो हम गोल्स को स्मार्ट बनाते हैं, है ना, गोल्स को SMART स्मार्ट बनाते हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल एंड it's just going from my mind and timely, है ना। तो very easy, just it's not, it happens sometimes, है ना। तो स्मार्ट गोल्स हमारे होने चाहिए, क्लियर, स्पेसिफिक, चैलेंजिंग गोल्स होने चाहिए। एडविन लॉक जो थे ना, उन्होंने बताया था इस गोल सेटिंग थ्योरी के बारे में। तो गोल्स एक्चुअली क्या करते हैं ना, जब आप
हर एक एम्प्लॉयज के गोल सेट कर देते हैं और कैसे पहुंचना है वो उनको बता देते हैं, तो क्या होता है कि एम्प्लॉयज को एक डायरेक्शन मिल जाता है, क्लियर कट डायरेक्शन, व्हाट्स नीड्स टू बी डन, हाउ मच एफर्ट्स टू पुट इन, एंड हाउ मच विल बी द रिवॉर्ड ऑल्सो, है ना। तो कब कितना मुझे काम करना है ये बिल्कुल क्लैरिटी आ जाती है। तो इसीलिए ये थ्योरी में बताती है कि गोल सेटिंग इज एसेंशियली लिंक टू टास्क परफॉर्मेंस ना। तो स्पेसिफिक और चैलेंजिंग गोल्स अगर हम एम्प्लॉयज को देते हैं अलॉन्ग विद एप्रोप्रिएट फीडबैक, तो वो क्या करता है, वो हायर एंड बेटर परफॉर्मेंस एम्प्लॉय का हमें होता रहता है। जैसे हम स्मार्ट गोल्स देंगे, फीडबैक देंगे, स्मार्ट गोल्स देंगे, फीडबैक देंगे, तो दे कीप ऑन इम्प्रूविंग देमसेल्व्स। दिस इज व्हाट इट इज, गोल सेटिंग थ्योरी मोटिवेशन बाय एडविन लॉक। इन फॉर्मल ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन एन इंडिविजुअल हैज मैक्सिमम एक्सेस टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्मल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल के पास मैक्सिमम एक्सेस क्या होता है? फॉर्मल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की होती है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं। तो रिवॉर्ड पावर होगा? नहीं। रिवॉर्ड पावर मतलब कोई ऐसा पर्सन जो अपने पावर को एक्सरसाइज करता है थ्रू गिविंग रिवॉर्ड और पनिशमेंट, है ना। जो टीचर हमारे बोलते थे पहले बचपन में कि जिसने होमवर्क नहीं किया है उसे उसकी पिटाई होगी और समथिंग, तो वो वहाँ पे वो रिवॉर्ड पावर एक्सरसाइज कर रहा है। कोएर्सिव पावर क्या होता है? द काइंड ऑफ पावर दैट थ्रेट, जो कुछ लीडर थ्रेट यूज करते हैं कि अगर आपने काम नहीं किया तो आपके इस बिहेवियर को हम नोट डाउन कर लेंगे और एचआर को दे देंगे ड्यूरिंग और अप्रेजल और समथिंग। ये हो जाता है कोएर्सिव पावर। तो वहाँ पे कुछ लीडर्स कोएर्सिव पावर यूज करते हैं, फायर कर देंगे, डिमोशन कर देंगे, लाइक दैट। और लेजिटिमेट पावर इज व्हाट? पोजिशनल पावर, द पावर विच यू गेट बिकॉज ऑफ योर पोजिशन। कोई सीईओ है इसलिए उसके पास पावर है, कोई जनरल मैनेजर है इसलिए उसके पास पावर है, दैट इज व्हाट इज पोजिशनल पावर। तो पोजिशनल पावर मतलब हिरार्किकल पावर, हिरार्किकल पावर विल कम फ्रॉम फॉर्मल ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल है। रेफरेंट पावर क्या होता है? रेफरेंट पावर होता है पावर बाय एनी पर्सन जो कि अपनी पर्सनैलिटी से, है ना, कि लाइक हाउ मच लास्टिंग इन्फ्लुएंस दे हैव, किसी भी पर्सन का अपने तौर तरीके से, अपने बिहेवियर से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने एक्शन से वो अपने आसपास से एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसके कारण लोगों ने रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे कि अमिताभ बच्चन जी हो गए, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी हो गए, जो अपनी पर्सनैलिटी कैरिज्मा से जो पावर को बनाते हैं, रेफरेंट पावर हो जाता है। Next question number 66. Dash are defined as a set of rules and guidelines which an individual or group has about what is right or wrong. अब क्या सही है क्या गलत है ये हमें क्या बताता है? Actually ethics बताते हैं, है ना। ethics बताते हैं, है ना, कि if any like any wrongdoing, you know, ethical क्या होता है? ethical is what should be done, morality, है ना। हमारा जो morally क्या good है, morally क्या bad है, that हमें वो चीज हमें ethics बताती है ना। प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, बिलीफ्स, ये सारा नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर एथिक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, डैश आर एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज इन एडिशन टू द पर्सनल कंपनसेशन इन फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरी। ठीक है, इंसेंटिव क्या होता है, बोनस क्या होता है, कमीशन क्या होता है, मेरिट पे होता है, मेरिट पे क्या होता है, ये सारा कुछ हमने इसके पहले वाला जो पार्ट 1 सेशन था DFCCIL का उसमें डिस्कस किया है, राइट। फ्रिंज बेनिफिट क्या होते हैं? फ्रिंज बेनिफिट वो होते हैं जो आपका अबव सैलरी होते हैं, अबव CTC होते हैं, और जिनका आपके वो सारे बेनिफिट जिनका आपके इनफैक्ट जिनका आपके परफॉर्मेंस से लिंक्ड नहीं होता है। Okay, these are personal compensation in addition to wages and salary, and these are extra benefit. They are not related to your performance. जैसे कि मान लीजिए एक टीम लंच ही हो गया, ठीक है, और मान लीजिए कि जो कभी आपने वेकेशन पे चले गए सारे लोग किसी दिन, है ना, तो वो सारा कुछ हो जाता है फ्रिंज बेनिफिट। लाइक आपका मेडिकल इंश्योरेंस फॉर ए फैमिली एंड ऑल, वो सारे फ्रिंज बेनिफिट होते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट विच इज नॉट लिंक टू योर परफॉर्मेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट, इंडक्शन इज डन टू। इंडक्शन किस लिए किया जाता है? ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट, अट्रैक्टिंग एप्लीकेंट, ये रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्ट एन एम्प्लॉय फॉर पर्टिकुलर जॉब सिलेक्शन हो गया, ये ट्रेनिंग हो गई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट 69, अकॉर्डिंग टू हर्ट्जबर्ग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंटेनेंस फैक्टर। तो हर्ट्जबर्ग ने जो हमें 2 फैक्टर बताए हैं, हाइजीन फैक्टर, है ना, तो हाइजीन फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, 1 सेकेंड, ये तो एक होता है कि एक यस, वन इज हाइजीन फैक्टर एंड वन इज मेंटेनेंस फैक्टर। 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं। तो हाइजीन फैक्टर हम किसे बोलेंगे कि विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो नहीं हो
तो डिससेटिस्फैक्शन होगा, है ना। तो हाइजीन फैक्टर्स को इसीलिए हम हाइजीन फैक्टर्स किसके लिए हम डिससेटिस्फायर बोलते हैं, मेंटेनेंस नहीं मोटिवेशनल, सॉरी आई गॉट कंफ्यूज। मोटिवेशनल एक हाइजीन फैक्टर होता है और एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है। हाइजीन फैक्टर्स अगर नहीं रहा तो डिससेटिस्फैक्शन होगी, इसलिए हाइजीन फैक्टर को हम डिससेटिस्फायर बोलते हैं और हाइजीन फैक्टर को ही हम मेंटेनेंस फैक्टर कहते हैं। और मोटिवेशनल फैक्टर्स को हम सेटिस्फायर कहते हैं क्योंकि अगर ये नहीं रहे तो जरूरी ऐसा नहीं कि काम नहीं होगा, बट इनके रहने से एम्प्लॉइज को एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलता है। आई गॉट कंफ्यूज बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ गलत है ना। यहाँ पे इनफैक्ट मोटिवेशनल होना चाहिए, रिकॉग्निशन इज अ मोटिवेशनल फैक्टर, ठीक है। तो हाइजीन फैक्टर में क्या क्या आ जाएंगे? हाइजीन फैक्टर इज इनफैक्ट हमारी सैलरी नहीं मिलेगी तो वी विल रिमेन डिससेटिस्फाइड, राइट। तो हाइजीन फैक्टर्स हमारा स्पेसिफाई करता है एम्प्लॉइज को, दे डू नॉट मेक देम डिससेटिस्फाइड। यहाँ पे रिकॉग्निशन, सेंस ऑफ अचीवमेंट, ये सारा हमारा मोटिवेशनल फैक्टर होता है। तो आई थिंक कुछ गलत है यहाँ पे, कुछ तो गलत है, और रिकॉग्निशन हमारा यहाँ पर मोटिवेशनल फैक्टर होना चाहिए। दिस इज रॉन्ग है, ओके। तो कोई बात नहीं, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू शुड नो कि हाइजीन फैक्टर क्या है, मोटिवेशनल फैक्टर क्या है, ये आपको समझ में आना चाहिए। हाइजीन आर डिससेटिस्फायर, मोटिवेशनल आर सेटिस्फायर, रिकॉग्निशन, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, ये सारा इसमें आ जाता है। कंपनी पॉलिसी हमारी इसमें आ जाएगी, राइट, हाइजीन फैक्टर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, डैश इंक्लूड्स कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेरिक स्ट्रेटजीज सच एज लो कॉस्ट एंड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। तो हाइब्रिड स्ट्रेटेजी क्या होती है? हमारा यहाँ पर हाइब्रिड स्ट्रेटेजी आंसर होगा। हाइब्रिड स्ट्रेटेजी का अप्रोच ऐसा होता है कि जो एक नहीं, दो या दो से ज्यादा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को कंबाइन करती है, तो हम उसे हाइब्रिड स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो एक लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी है, एक डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी है, दोनों अलग अलग स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे माइकल पोर्टर के स्ट्रेटेजी की बात चल रही है। तो माइकल पोर्टर ने लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी की भी बात भी बताई है कि अगर आपको किसी एरिया में आपकी कंपनी है और उस कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा करना है, कंपनी का बिजनेस बढ़ाना है, या तो आप अपने प्रोडक्ट के दाम को कम कर दीजिए, या फिर अपने प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा डिफरेंट और यूनिक बना दीजिए। ये दो स्ट्रेटेजी माइकल पोर्टर ने बनाई है। अगर हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं, देन इट इज हाइब्रिड स्ट्रेटेजी। क्वेश्चन नंबर 71, डैश आर कोलैबोरेटिव एग्रीमेंट बिटवीन फर्म्स एंड क्रिएट अ न्यू लेवल एंटिटी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा जॉइंट वेंचर। देखिए, जॉइंट वेंचर क्या होता है कि एक कलेक्टिव एग्रीमेंट की बात हो रही है, तो स्ट्रेटेजिक अलायंस या एसबीयू नहीं होगा। हमारा आंसर क्या, या तो पार्टनरशिप हो सकता है या तो जॉइंट वेंचर हो सकता है। तो देखिए, एसबीयू क्या होती है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। एसबीयू क्या होती है, कोई कंपनी है, मान लीजिए एचयूएल या XYZ कोई भी कंपनी है, चलिए XYZ कंपनी ले लेते हैं। अब इसका एक डिपार्टमेंट है ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एक डिपार्टमेंट है चाइल्ड केयर प्रोडक्ट्स, एक डिपार्टमेंट है फर्नीचर, और एक डिपार्टमेंट है क्लोथिंग। मतलब ये सारा कुछ बिल्कुल अलग अलग डिपार्टमेंट। दीज आर ऑल डिफरेंट SBUs, these are all strategic business unit। जॉइंट वेंचर क्या होता है कि दो पार्टीज A और B दोनों साथ में अगर मिलकर के काम कर रही हैं, तो दे हैव जॉइंट कंट्रोल एंड जॉइंट डिसीजन मेकिंग, है ना। पार्टनरशिप में इनफैक्ट वही है। पार्टनरशिप में भी क्या होता है कि यहाँ पे भी दोनों साथ में मिलकर के कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग दोनों का साथ में ही रहता है। बट पार्टनरशिप क्या होता है, लाइफ लॉन्ग होता है ना, जब तक की कंपनी है। और जॉइंट वेंचर जो होता है ना, तो कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद जॉइंट वेंचर हमारे डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन पार्टनरशिप अगर किसी कंपनी को आपने ओपन किया, दो लोग पार्टनर मिलकर के, तो दोनों का कंट्रोल होगा, है ना, दोनों का जॉइंट डिसीजन मेकिंग होगा, लेकिन वो हमेशा के लिए होता है। तो एक न्यू लेवल एंटिटी आप क्रिएट कर रहे हो, कलेक्टिव एग्रीमेंट। आई ऑल्सो बिलीव दैट यहाँ पे आंसर पार्टनरशिप होना चाहिए। कुछ आंसर रॉन्ग दिए हुए हैं, हमने देखा अभी की मेंटेनेंस फैक्टर में रिकॉग्निशन दिया हुआ था, एंड यहाँ पे भी आई बिलीव कलेक्टिव एग्रीमेंट है टू क्रिएट अ न्यू लेवल एंटिटी, तो इट शुड बी पार्टनरशिप। जॉइंट वेंचर तो किसी जॉइंटली दो पार्टी आती हैं फॉर एनी प्रोजेक्ट और वर्क, तो दिस इज आल्सो डिस्प्यूटेड। आई बिलीव पार्टनरशिप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वाज प्रपोज्ड बाय। अब देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब जो सोसाइटी है ना, वहाँ पे गुड्स, अपॉर्चुनिटी, ये रिसोर्सेस, ये सारा
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज शुड बी लाइक कंसिडरिंग एवरी मेंबर ऑफ सोसाइटी. दैट इज व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. और आपको आंसर नहीं भी पता हो तो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि माइकल पोर्टर ने बिजनेस स्ट्रैटेजीज की बात की थी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की. ये दोनों के बारे में तो हमें पता है. मायो एंड टेलर बहुत ईजी है. तो जॉन रॉस हमारा आंसर हो जाएगा थ्रू एलिमिनेशन. क्वेश्चन नंबर 73. Dash responsibilities are steps forward of ethical responsibilities in which firms go for a voluntary action to serve society. अब कुछ कुछ फर्म्स जो होते हैं ना, वो वॉलंटरी सोसाइटी को सर्व करने के लिए कुछ कुछ कार्य करते हैं, जैसे कि स्कूल्स ओपन कर दिया और वर्कर्स के लिए कुछ वोकेशनल स्किल्स के कोर्सेस ओपन कर दिए. तो वो सारा CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो सोशल आंसर हो जाएगा 74. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ अनस्किल्ड लेबर. तो अनस्किल्ड लेबर को मोस्टली जो मैनुअल लेबर होते हैं उनको वेब पोर्टल या जॉब पोर्टल से नहीं उनको हायर किया जाता, उनको कॉन्ट्रैक्टर ही हायर करते हैं. 75. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्प्यूट सेटलमेंट मशीनरी. डिस्प्यूट सेटलमेंट मशीनरी हमने देखा है IDA एक्ट में. डिस्प्यूट प्रिवेंशन मशीनरी होती है पहली, जिसमें कि हमारा मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर आ जाता है, जिसमें कि जो वो सारी चीजें होती हैं जो कि डिस्प्यूट को होने से पहले बचाते हैं. वेलफेयर ऑफिसर हो गया, सेफ्टी ऑफिसर हो गया. और डिस्प्यूट अगर हो गया तो 3 तरह की मशीनरी होती है, कॉन्सिलिएशन, आर्बिट्रेशन एंड एडजुडिकेशन. ये नहीं होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट. पॉइंट नंबर 3. 76. DAS is an organization skilled at creating, collating, sharing and capitalizing on the नॉलेज रिसोर्सेज. तो वो सारे ऑर्गेनाइजेशन जो कि नॉलेज रिसोर्सेज पे को क्रिएट करती हैं, कोलेट करती हैं, शेयर करती हैं, कैपिटलाइज करती हैं, दीज आर लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन. लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने हर ऑर्गेनाइजेशन का जो नॉलेज होता है इनबिल्ट है ना, वो लोग जिस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं उनका जो डेटा हो गया, एम्प्लॉयज काम करते करते क्लाइंट के बिहेवियर के बारे में जो सीखते हैं, ये सारा ही नॉलेज है. तो उनको नॉलेज को कोलेट करना, शेयर करना और उस नॉलेज पे मैक्सिमम कैपिटलाइज करना, दैट इज व्हाट इज नॉलेज मैनेजमेंट एंड दैट इज द वर्क ऑफ अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन. In which of the following methods the training is not provided by renowned and well established trainers. किसमें ट्रेनिंग वेल एस्टैब्लिश्ड रिनाउंड टेलर नहीं करते. तो अप्रेंटिसशिप क्या होता है? अप्रेंटिसशिप हमारा चल जाएगा कोचिंग में. कोचिंग में हमारे एक रिनाउंड कोच हो सकते हैं. मेंटरिंग में जो मेंटर होते हैं वो आपके एक वेल एस्टैब्लिश्ड मेंटर होंगे, जो आपके फील्ड में वेल एस्टैब्लिश्ड हो, जो आपको मेंटर करेंगे. प्रोजेक्ट असाइनमेंट में भी वैसा कंसीडर किया जाता है. अप्रेंटिसशिप क्या होता है? जिस फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो उसी फैक्ट्री के या फिर जिस फैक्ट्री में आप अप्रेंटिसशिप हो उसी फैक्ट्री के सीनियर आएंगे और ऑन द जॉब आपको जैसे कि हमने डिस्कस किया, ट्रेडिंग के लिए मोस्टली अप्रेंटिसशिप यूज किया जाता है, क्राफ्ट्स के लिए भी. तो क्या क्राफ्ट्स बन रहे हैं, ट्रेडिंग कैसे होती है, वो सारा आपको ऑन द जॉब सिखाएंगे. क्लासरूम ट्रेनिंग देनी हो तो वो भी देंगे. यहाँ पे कोई वेल एस्टेब्लिश ट्रेनर नहीं रहते, आपके सीनियर्स ही होते हैं या वहाँ पे फैक्ट्री के जो लोग होते हैं वो लोग आपको ट्रेन करते हैं. 78 होता है तो हो जाता है क्या? डैश refers to divergence between the basis of competition in the industry, the distinctive competence of the firm, the stated corporate strategy, the firm's strategic action and the firm's internal environment. मतलब क्या चीज ऐसी है जो डाइवर्ज कर रही है, मतलब अलग हो रही है. अलग हो रही है किस किस चीज से? जो कोई एक फर्म है उसका जो कॉम्पिटेंस है, उसका जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है, उसका जो स्ट्रेटेजिक एक्शन है, इन सबसे अगर जो हमारी फर्म का एक्शन है वो अलग होता जा रहा है तो उसे हम स्ट्रेटेजिक डिसोनेंस कहते हैं. डिसोनेंस मतलब क्या होता है? डिसोनेंस मतलब काइंड ऑफ डिस्प्यूट है ना. डिसोनेंस डिस्प्यूट नहीं बोलेंगे हम, इसको ऐसा बोल सकते हैं कि डिफरेंस या फिर यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट. ठीक है, कंफ्यूजन. तो स्ट्रेटेजिक डिसोनेंस मतलब आपकी स्ट्रेटेजी थी कुछ और एंड यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट है ना. यू प्लान्ड समथिंग डिफरेंट एंड यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, दैट इज स्ट्रेटेजिक डिसोनेंस. ये जनरली तब होती है जब कंपनी अपने टॉप लेवल पे पहुंच जाती है. अब उसको मेंटेन करने के लिए जो वो स्ट्रेटेजी बनाई थी पहले उसी को फॉलो करना पड़ेगा. बट सिंस दे हैव रीच्ड द टॉप लेवल तो समटाइम्स दे गो फॉर स्ट्रेटेजिक डिसोनेंस कि अपनी जो स्ट्रेटेजीज होती हैं उसको वो छोड़ देते हैं. अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, अपना कॉम्पिटेंस को धीरे धीरे छोड़ देते हैं कि दे हैव रीच्ड द टॉप लेवल, तो उन्हें मेंटेन करना पड़ता है लाइक दैट. तो स्ट्रेटेजिक डिसोनेंस इज मूविंग अवे फ्रॉम देयर ओन डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस और ओन डिस्टिंक्टिव कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी.
79 देखिए, dash is a method in which some problem or issues related to functional area are stated in a file and presented to the trainee. In basket training, तो यहाँ पे फाइल बोला जा रहा है इनफैक्ट, बट फाइल इज व्हाट है, बास्केट. तो बास्केट में आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज रखे हुए हैं और आप मैनेजर हो. ये एक तरह का सिमुलेशन एक्सरसाइज है. तो मैनेजर के पास उसके डेस्क में एनी टाइम बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हो सकते हैं. तो यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है कि सपोज यू आर दी मैनेजर, दिस इज योर डेस्क, और वहाँ पे डेस्क में आपकी फाइल है, दैट इज योर बास्केट. उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. आप कौन सा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, कौन से प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज करोगे और मैनेज कैसे करोगे, टाइम कैसे मैनेज करोगे, लाइक दैट इट इज डन. ये तरह का डेवलपमेंट एक्सरसाइज है फॉर मैनेजर्स. क्वेश्चन नंबर 80. Dash is a schedule in which employees work for fewer days but for longer duration each day of the work. Compressed work week. अगर आप 8 hours डेली काम करते हो into 5 that is 40 hours. तो compressed work week में क्या होता है, 10 hours into 4 days. into 4 days. Total 40 hours. तो आप longer hours के लिए काम करते हो but for fewer days. ये भी अभी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, compressed work week. Okay, next. Question number 81. Which one of the following is not an objective of induction program? इंडक्शन प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है? कंफर्टेबल बनाना, एंजाइटी रिड्यूस करना, जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, बट टू डेवलप रिलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये ऐसा नहीं होता. ये फर्दर जो मेटामॉर्फिस स्टेज होता है ऑर्गेनाइजेशन सोशलाइजेशन का, मेटामॉर्फिस स्टेज, डू रीड दैट, उसमें होता है. क्वेश्चन नंबर 82. दैट इज अ पर्टिकुलर पर्सनालिटी ट्रेट व्हिच मेजर्स द एक्सटेंट टू व्हिच people believe that they are self responsible for the happenings and events in their life. बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको लाइफ में अगर कुछ इवेंट हुआ है, कुछ हैपनिंग्स हुआ है, तो वो खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, है ना. और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग लक पे छोड़ देते हैं, किसी और पे ब्लेम कर देंगे फॉर द हैपनिंग्स इन देयर लाइफ. तो जो लोग खुद को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी इवेंट, और उनको लगता है कि अपनी लाइफ का जो अभी फ्यूचर में होगा शेप, उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं, तो उनका इनर लोकस ऑफ कंट्रोल होता है. और जो लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग किस्मत पे छोड़ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, दे विल कंप्लाई टू दी अदर पीपल और कंप्लाई टू द सिचुएशन, उनका आउटर लोकस ऑफ कंट्रोल होता है. क्वेश्चन नंबर 83. विच इज नॉट अ स्टेज ऑफ करियर प्लानिंग. तो करियर प्लानिंग में एक्सप्लोर होता है, ग्रोथ होता है, डिक्लाइन होता है, डिस्कशन कोई स्टेज होता ही नहीं है करियर प्लानिंग में. तो हमारा आंसर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा. द बुक द साइकोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट वाज रिटन बाय विलियम गिलबर्ट. मैंने आपको बोला मैनेजमेंट साइकोलॉजी की बात अगर जब भी आएगी तो आपके मन में क्या नाम आना चाहिए, विलियम गिलबर्ट ने एक और चीज दी है, थर्बलिंग्स इज जस्ट प्रोनाउंस बैकवर्ड्स. थर्बलिंग्स इज व्हाट, वर्कर्स हैंड मूवमेंट्स. तो 17 थर्बलिंग्स की बात करती है विलियम गिलबर्ट. फ्रैंक एंड लिनियन गिलबर्ट दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे, उन लोगों का कंबाइंड वर्क है, बट इस बुक का नाम आता है तो विलियम गिलबर्ट का नाम आता है. तो मैनेजमेंट साइकोलॉजी में इनका ही कंट्रीब्यूशन है और इन्होंने ये बुक भी लिखी है. ठीक है, ओके. दिस थर्बलिंग्स आर हैंड मूवमेंट ऑफ वर्कर. कोई भी वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो 17 तरह के उसके हैंड मूवमेंट हो सकते हैं. तो दैट वाज आइडेंटिफाइड बाय देम. एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल इज. आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ना. तो उसके लिए क्या होना चाहिए, मॉडर्न परफॉर्मेंस अप्रेजल होना चाहिए, असेसमेंट सेंटर होना चाहिए, 360 डिग्री अप्रेजल होना चाहिए, इन पास एक्सरसाइजेस होने चाहिए. तो इन सब में क्या होता है, इन सब में एक तरह का डिजायरेबिलिटी है, रिजिडिटी है, फॉर्मेलिटी है नहीं, एक तरह का एडेप्टेबिलिटी है कि जैसे मैनेजर्स है, जैसे कंपनी का रिक्वायरमेंट है, जिस तरह के लोग हैं उस हिसाब से आप परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम को अडेप्ट कर रहे हो, राइट. तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एडेप्टेबिलिटी, मेनली फॉर मॉडर्न अप्रेजल सिस्टम्स. ट्रेडिशनल अप्रेजल सिस्टम्स में एडेप्टेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं आएगी जितनी कि मॉडर्न अप्रेजल सिस्टम में आएगी. मॉडर्न और ट्रेडिशनल अप्रेजल सिस्टम क्या होता है, हमने क्लासरूम में ऑलरेडी पढ़ा है सब डिटेल से. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज्ड टू टेस्ट द पर्सनालिटी. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. MBTI, वी नो, रोसार्च टेस्ट, ये तीनों ही हमारी पर्सनालिटी को मेजर करते हैं, इसे टैट भी कहते हैं. एंड दिस वाज गिवन बाय मुरन एंड मॉर्गे, हेनरी मुरन एंड मॉर्गे. MBTI by a mother-daughter tree, Myers-Briggs indicator type. Rorschach test was given by Rorschach himself. ये तीनों हमारे पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट है. ये तीनों क्वेश्चनर्स होते हैं, इन सब में कुछ कार्ड्स होते हैं, कुछ क्वेश्चनर्स होते हैं. साइकोमोटर टेस्ट भी एक तरह से मेजर करता है पर्सनालिटी को, लेकिन these are
is not used to test the personality of an individual. This is psychomotor test, the way these three measure, ऐसा नहीं है. दिस इज डिफरेंट, दिस इज समथिंग डिफरेंट. ये थोड़ा बहुत पर्सनालिटी को मेजर करने के ही काम आता है, बट हमें दिख रहे हैं जो क्वेश्चन है वो थोड़े से मिस्ड है. तो ये तीनों तो है ही, बट दिस इज नॉट ए स्पेसिफिक टेस्ट टू मेजर द पर्सनालिटी. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे और डोमेन चेक किए जाते हैं इंडिविजुअल्स के. दैट्स इट. चलिए, क्वेश्चन नंबर 87. जॉब इन्वॉल्वमेंट इज अ टाइप ऑफ, आप किसी भी जॉब में कितना ज्यादा इन्वॉल्व है, कितना ज्यादा कमिटेड है मेंटली एंड फिजिकली, दैट इज योर एटीट्यूड, दैट इज नॉट योर वैल्यू बिलीव परसेप्शन. कभी ऐसा हुआ होगा कि आप लाइफ में कभी किसी जॉब में खुद को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर देंगे, वो यू थिंक अबाउट that only when you are at your workplace, you mentally, physically, you are doing that with 100% commitment. That is what is job involvement, and that is reflected in your attitude. Attitude में पता चलता है. Job analysis. Job analysis involves, job analysis को हमने बहुत अच्छे से समझा है. Job analysis के लास्ट में क्या आता है? Job description और job specification. Job analysis में job की anatomy, job के anatomy हम बनाते हैं कि किसी भी job को करने के लिए क्या क्या skills और requirement होने चाहिए, प्लस उस जॉब में क्या क्या टास्क हैं, तो उन सबको हम देखते हैं, समझते हैं, स्टडी करते हैं, डिटरमाइन करते हैं. दिस इज इनफैक्ट अ प्रोसेस ऑफ डिटरमिनेशन. दिस इज अ प्रोसेस ऑफ स्टडी, and then we collect the data and we condense it into job description and then job specification. Question number 89, जो हमने देखा अभी कर्ट लेविन का है, freezing, changing, refreezing. तो dash is a stage of action learning in which the need for change is felt and individual, group and organization is readily able to see and accept it. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आप देख पा रहे होंगे, आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है, आपने सब ओवरऑल सारा सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, तो यू विल बी एबल टू डू इट. अनफ्रीजिंग की बात हो रही है. कर्ट लेविन का जो चेंज मॉडल है, जिसे फोर्सफुल एनालिसिस भी कहते हैं, पहले हम अनफ्रीज करते हैं जहां पर हम वी रियलाइज की चेंज की जरूरत है और लोगों को हम मोटिवेट करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं कि देयर इज गोइंग टू बी सम चेंज. That is unfreezing, then changing and then refreezing. Job enrichment leads to, job enrichment क्या होता है? Job enrichment में अगर ये ऑर्गेनाइजेशन हिरार्की है, तो दिस पर्सन इज गेटिंग द जॉब ऑफ हिज सुपीरियर ऑल्सो. कुछ टाइम के लिए ये वाला भी काम कर रहा है, अपनी सुपीरियर का भी और अपना भी. जॉब एनरिचमेंट इज इनफैक्ट वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ द जॉब. हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि दिस पर्सन इज डूइंग द वर्क ऑफ हिज फ्रेंड एज वेल. तो जॉब हॉरिजॉन्टल और जॉब एनरिचमेंट इज दिस वन, एंड जॉब एनहांसमेंट और जॉब एनलार्जमेंट, दिस इज एनलार्जमेंट. एनलार्जमेंट इज हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन. तो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा ऑटोनॉमी और पावर मिलती है, एक्स्ट्रा ऑटोनॉमी और पावर मिलती है क्योंकि हम अपने बॉसेस के भी पोजीशन का एक्वायर कर रहे हैं और यहाँ पर हमारा स्कोप बढ़ता है, हमारी जॉब का दायरा बढ़ रहा है यहाँ पर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 91, द अथॉरिटी दैट रेस्ट्स ऑन द मैजिकल मिस्टिकल क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल लीडर. ना किसी लीडर का एक मैजिकल मिस्टिकल क्वालिटी है, उसकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा कैरिस्मेटिक है, देन वी हैव कैरिस्मेटिक अथॉरिटी. जैसे कि मोदी जी हो गए. मोदी जी का जो दैट पार्ट जिसमें कि वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए उस हिसाब से वो अपने अटायर को डिजाइन करते हैं, दैट विल कम इन कैरिस्मेटिक अथॉरिटी थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 देखिए. That is an interview in which the questions are prepared in advance and the same question are asked to the candidates to maintain the uniformity. तो पैटर्न इंटरव्यू में क्या होता है, देखिए क्वेश्चन सारे शुरुआत में ही बना दिए जाते हैं और वही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों से ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे. तो एक इसमें आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में भी यही होता है. अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में ऑप्शन में नहीं है. तो क्या देखिए स्ट्रेस इंटरव्यू में कैंडिडेट्स इट पुट इनटू स्ट्रेस. डेप्थ इंटरव्यू में इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. प्रीलिमिनरी इंटरव्यू ऐसा कुछ है नहीं. पैटर्न इंटरव्यू में क्या होता है कि एक्चुअली काइंड ऑफ पैटर्न डिसाइड होता है कि पहले घर के बारे में पूछेंगे, फिर सिबलिंग्स के बारे में पूछेंगे, फिर जॉब के बारे में पूछेंगे, फिर वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे. पैटर्न होता है. और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्वेश्चंस भी डिसाइड होते हैं, आंसर्स भी डिसाइड होते हैं, सीरियल नंबर्स भी डिसाइड होते हैं और वही चीज रिपीट की जाती है हर एक कैंडिडेट से. तो यहाँ पे इनफैक्ट क्योंकि आंसर्स के बारे में नहीं दिया हुआ है और क्वेश्चंस आर प्रिपेयर्ड इन एडवांस और हमारे पास और कोई ऑप्शंस भी नहीं है, तो पैटर्न इंटरव्यू चलेगा. नेक्स्ट 93,
Dash is an odd intervention in which small unstructured group in which participants learn from their own interaction. तो खुद के इंटरेक्शन से पार्टिसिपेंट सीखते हैं और खुद के इंटरेक्शन से सीखते हैं. तो जैसा कि मैंने बताया, लेबोरेटरी ट्रेनिंग इज टी ग्रुप ट्रेनिंग, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इसी को कहते हैं. इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं. इसमें लोग ह्यूमन रिलेशन ट्रेनिंग होता है, ग्रुप में लोग साथ में काम करना सीखते हैं. पॉइंट नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा. 94 देखिए, डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू नो मोर अबाउट एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी. अब आपके एप्टीट्यूड, आपका इंटरेस्ट, आपके पर्सनालिटी के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट को आप चूज करोगे? ऑब्जर्वेशन, इंटरेक्शन, जीडी, सिलेक्शन टेस्ट. थोड़ा ये अजीब सा क्वेश्चन है, ठीक है, कि इसमें थोड़ा और डिटेल्स होने चाहिए ताकि स्पेसिफिक ऑप्शन हमें पता चल सके. तो you can know more about aptitude, interest or personality. Maybe they are talking about, यहाँ पे सिलेक्शन टेस्ट के टाइप होने चाहिए कि एप्टीट्यूड के लिए आप कौन सा सिलेक्शन टेस्ट यूज करोगे, पर्सनालिटी के लिए कौन सा सिलेक्शन टेस्ट यूज करोगे. बट मे बी सिलेक्शन टेस्ट कैन हेल्प, है ना. सिलेक्शन टेस्ट कैन हेल्प विद इन सबसे. अब पर्सनालिटी के लिए मान लीजिए आपने MBTI चूज किया तो आपको पता चलेगा, और उसके बाद इंटरेस्ट के लिए भी और एप्टीट्यूड के लिए भी. यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की बात की जा रही है. तो दीज आर नॉट इंस्ट्रूमेंट, दीज आर द मेथड. टेस्ट इज इन फैक्ट इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट जैसे कि मेजर किया जा सके जिसके रिजल्ट को. तो इंटरेक्शन, जीडी और ऑब्जर्वेशन को आप मेजर नहीं कर सकते. सिलेक्शन टेस्ट, MBTI हो गया, रोसास टेस्ट हो गया, इन सबको आप मेजर करोगे. इसीलिए हमारा आंसर पॉइंट नंबर 1 होना चाहिए. 95 डैश ऑफ अ टेस्ट रिफर्स टू द कंटेंट ऑफ मेजरमेंट. यस, तो इसका आंसर हो जाएगा वैलिडिटी. वैलिडिटी मतलब एन इंस्ट्रूमेंट इज मेजरिंग व्हाट इट इज सपोज्ड टू मेजर एग्जैक्टली. जैसे कि हमारा एक क्वेश्चनर है जिसमें कि 100 क्वेश्चंस है टू टेस्ट डिप्रेशन. ठीक है. अब मान लीजिए उस 100 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस में भी इनफैक्ट दे आर मेजरिंग एंजाइटी, दे आर मेजरिंग स्लीप डिप्रिवेशन. तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कंटेंट हमारा जो है ना वो कहीं ना कहीं वैलिडिटी हमारी कम हो जाएगी, है ना. तो anything which measures the content of instrument, any instrument which is measuring what it is supposed to measure exactly, that is referred to its validity. ठीक है, समझ आ रहा है. अगर यही क्वेश्चन है, डिप्रेशन नाम है डिप्रेशन बट इट इज मेजरिंग एंजाइटी, तो दैट टेस्ट इज नॉट वैलिड दैट मच. ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन. अच्छा नहीं, कुछ यस 96 क्वेश्चन ही है हमारे इस पीडीएफ में. So the simplest method for job evaluation is dash method, in which jobs are arranged from highest to lowest in terms of their value or merit. Simplest method बहुत ही easy question है. Ranking method 5 jobs है, rank कर दीजिए highest to lowest in terms of their value और merit. MBO क्या होता है? Management by objectives, है ना. तो और paired comparison में दो जॉब्स को साथ में कंपेयर करके फिर जो है उसे हम आगे रखते हैं. बार्स बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल्स, इसमें हम लोग क्रिटिकल इंसिडेंट्स को के थ्रू बहुत सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड अदर ट्रेट्स को मेजर करते हैं. MBO में क्या होता है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बाय पीटर डकर. इसमें स्मार्ट गोल्स की बात होती है. जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं उसको पर्सनालिटी गोल्स, हर एक पर्सन के गोल्स बना देते हैं और देखते हैं कि सारे पर्सन ने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कंट्रीब्यूट करने में कितना हेल्प किया है. तो लाइक दैट. तो ये सारा नहीं होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, रैंकिंग मेथड होगा. तो चलिए, विद दिस आई विल बी एंडिंग द सेशन टुडे. आई होप यू फाइंड दिस सेशन इंसाइटफुल एंड इंटरेस्टिंग. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं. और यस, दैट्स इट. ओके, थैंक यू. Are you preparing for UGC NET or any other PSU exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.